हेलो एवरीवन, मैं हूं शशिकांत और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जू केम में, जहां पर आपको मिलती है डीप स्टडी बट इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है होमोलॉगस सीरीज और दूसरा आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज इन्हीं टॉपिक्स पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे हर वीडियो में एक रीकैप सेक्शन होता है, जिसमें हम पिछले वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जिससे आपको पिछली चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं और उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं ये भी आपको पता चल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीकैप सेक्शन। स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन रीकैप सेक्शन। और आपके लिए स्क्रीन पर आता है ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंपाउंड विच बिलोंग टू एल्केन ग्रुप। हमने पिछले वीडियो में कार्बन कंपाउंड्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ कंपाउंड्स ओपन चेन होते हैं, कुछ क्लोज चेन होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में डिवाइड किए थे, जिसमें तीन टाइप्स हमको मिलते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है यहाँ पर दिए गए फार्मूले में कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है। आपका पहला ऑप्शन है C5H10, सेकेंड ऑप्शन C5H8, थर्ड ऑप्शन C5H12 और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है आपका C4H8। तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा वो फटाफट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर जो भी कंपाउंड्स दिए हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जिस जनरल फार्मूले में फिट हो जाएगा उसी ग्रुप से वो कंपाउंड बिलोंग करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है एल्केन ग्रुप का कंपाउंड्स कौन सा है। तो आपने ये डिसाइड कर लिया होगा, आपने जनरल फार्मूला में उस कंपाउंड्स को फिट कर लिया होगा और आपको आंसर पता हो गया होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, C5H12, क्योंकि हमने एल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला बताया था वो था CnH2n+2। n मीन्स होल नंबर, C5H12 मीन्स n की जगह पर यहाँ पर 5 लिया गया है। तो अगर C5 है तो H कितना होगा जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग? 12। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर है C5H12। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर रहा ये अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, उनके फार्मूले दिए हैं, आपको उनमें से अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। पहला फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा फार्मूला दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर थर्ड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और फिर फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि हमने बताया था कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या वन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर डबल बॉन्ड देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना होगा। हमने कहा था कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, यहाँ पर डबल बॉन्ड किसके बीच में है? ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच में। तो इसका मतलब ये अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो कि अनसेचुरेटेड हो, क्योंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन एटम के बीच में है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका लास्ट ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। कोई भी कंपाउंड यहाँ पर अनसेचुरेटेड नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूटेन हैज़ ब्लैंक स्पेस कोवैलेंट बॉन्ड्स। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको बताना है
कि ब्यूटेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड होंगे आप काउंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बॉन्ड की बात आई है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हम बता दें कि जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे हैं सिग्मा बॉन्ड जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हिंदी में आधा ना बनता है वैसे सिग्मा बनाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड के दो कैटेगरीज हैं, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो बोर्ड में एक दो बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के भी बारे में पूछा गया है। स्टूडेंट्स, ये पाई और सिग्मा बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन एक दो बार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हायर क्लास में 11th क्लास में मिलेगी। ज़्यादा डिटेल इसकी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए बेटा कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो किसी को भी आप सिग्मा बॉन्ड या किसी को भी पाई बॉन्ड मान सकते हैं। अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होंगे। स्टूडेंट्स, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड ये एटम्स के सेल के ओवरलैपिंग के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। अगर एक ही एक्सिस पर सेल्स ओवरलैप कर रही हैं तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर पैरेलल ओवरलैप कर रही हैं तो पाई बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होता है, यानी पाई बॉन्ड दो हो सकते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी हमने एक क्वेश्चन पुटअप किया था, ब्यूटेन में कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो आइए उसका डिटेल में आंसर देखते हैं। देखिए, ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होंगे और सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। हर कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, तो जितनी बची वैलेंसीज है उनके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। अब यहां पर आप काउंट कर सकते हैं कि ब्यूटेन में टोटल कितने बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन एटम्स है, तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड हो गए? 1 2 3। और पहले कार्बन और लास्ट वाले कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 3 हमने काउंट किए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर ये पूछा जाए कि इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या क्या होगी, तो स्टूडेंट्स सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप समझ गए होंगे ये कौन सा कंपाउंड है। दिस इज फार्मूला फॉर बेंजीन। अगर इस बेंजीन का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C6, क्योंकि कार्बन कितने हैं? 6 एटम, और हाइड्रोजन कितने हैं? वो भी 6 हैं। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के मन में ये बात आती होगी कि इसमें डबल बॉन्ड है, क्या ये एल्कीन की कैटेगरी का कंपाउंड है? तो एल्कीन का जनरल फार्मूला अभी हमने बताया था, क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला उसके जनरल फार्मूला के साथ फिट होता है, मैच करता है? तो आप देखेंगे कि इसका फार्मूला एल्कीन के जनरल फार्मूला के साथ मैच नहीं करता है, ये एल्कीन नहीं है। हमने पहले ही कार्बन कंपाउंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स का टाइप है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो क्या आंसर होगा? काउंट करके बताइए। अगर आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप आंसर देंगे। काउंट करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई पड़ेंगे वो सारे सिग्मा बॉन्ड हैं।
तो 6 हाइड्रोजन एटम्स कार्बन के साथ अटैच हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और 3 ये सिंगल बॉन्ड है यानी 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए। टोटल 6 और 3 कितने हो गए, 9। और डबल बॉन्ड में हमने बताया था कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड यानी 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, यानी 9 + 3 टोटल हो गए 12। मीन्स सिग्मा बॉन्ड होंगे 12 और पाई बॉन्ड कितने होंगे, 3। क्लियर? तो ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन कभी कभी बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इस पर भी ध्यान देना है। क्लियर? चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज और आइसोमेरिज्म के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स क्या है। होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, होमोलॉगस का मतलब ही होता है सिमिलर ग्रुप। तो सिमिलर ग्रुप का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे हों या जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हों, तो उन्हें हम होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं, जैसे C3H6, C2H6, C4H6, C5H10, C4H10। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड्स लिख दिए हैं, ठीक। अब इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन एल्केन की कैटेगरी में आता है, कौन एल्कीन की कैटेगरी में आता है और कौन एल्काइन की कैटेगरी में आता है। तो सभी के लिए हमने जनरल फार्मूला भी बताया था। एल्केन के लिए जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला CnH2n होता है और एल्काइन के लिए जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ओके, जो फार्मूला यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर वो इसके अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो उस कैटेगरी का कंपाउंड होगा। मीन्स अगर हम देखें C3H6 तो ये CnH2n में फिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। C3H6 ये है एल्कीन, ठीक। C2H6 ये किस कैटेगरी में आएगा, इस फार्मूले में ये यहाँ पर फिट हो रहा है, तो ये एल्केन है C2H6, ठीक। C4H6 ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये इस फार्मूले के साथ फिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है एल्काइन। C4H6 ये है एल्काइन। फिर आगे है C5H10, ये किस कैटेगरी में आएगा, ये CnH2n की कैटेगरी में आ रहा है, इसका मतलब ये है एल्कीन C5H10। और लास्ट C4H10 ये किस कैटेगरी में आएगा, ये एल्केन की कैटेगरी में आ रहा है, तो C4H10। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि C2H6 C4H10 फार्मूले दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस है, लेकिन ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये कंपाउंड्स कहे जाएंगे होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स। यहाँ पर C3H6 C5H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये होमोलॉगस कंपाउंड्स कहे जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, एल्केन और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 और ये एल्केन जनरल फार्मूला CnH2n। अगर हम ये आपसे कहें कि एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका फार्मूला क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, अगर हम n स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं
तो इसका हमें फार्मूला मिल सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये नहीं कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कार्बन होना चाहिए। n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो फार्मूला हमें क्या मिलेगा एल्केन में, CH4 मीन्स मीथेन। ठीक, अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो फार्मूला क्या मिलेगा, C2H6, ये है इथेन। अगर n की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो फार्मूला क्या मिलेगा, C3H8, ये है प्रोपेन। n की वैल्यू 4 रखते हैं तो फार्मूला मिलेगा C4H10, ये है ब्यूटेन। n की वैल्यू 5 रखते हैं तो फार्मूला मिलेगा C5H12, ये है पेंटेन। क्लियर। इसी तरह से अगर हम एल्कीन के कंपाउंड्स लिखना चाहें तो एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर हम n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एल्कीन में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, और ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में होना चाहिए, तो मिनिमम 2 कार्बन एटम्स तो होंगे ही। तो n की स्टार्टिंग हम यहाँ पर 2 से करते हैं, तो फार्मूला हमारा बनेगा C2H4, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज C2H4, और इसका नाम होगा ईथीन। इसी तरह से एल्काइन में भी हम n की वैल्यू 2 ही रखते हैं। ठीक, सेकंड मेंबर क्या होगा, अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो होता है C3H6, और ये है प्रोपीन। n की वैल्यू 4 रखते हैं तो फार्मूला क्या बनता है, C4H8, यह है ब्यूटीन। इसी तरह से हम एल्कीन के भी कंपाउंड्स लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जितने भी ये कंपाउंड लिखे हुए हैं ये सारे एल्केन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मीन्स ये होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पर जो लिखे हैं वो भी एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एल्कीन, तो ये भी होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स होंगे। अब हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इन दो कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, CH4 और यहाँ पर क्या है C2H6। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस निकालें तो क्या डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इसी तरह से इन दो कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस हम निकालते हैं तो यहाँ पर C2H6 है, यहाँ पर C3H8 है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर हम रेगुलर कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करें तो CH2 का डिफरेंस आता है, यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस आता है। और CH2 का अगर हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें तो हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इसलिए एटॉमिक मास टोटल हो जाएगा 2, और CH2 का टोटल मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 14 यूनिट। तो ये भी आप कह सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स जो होते हैं उनके सक्सेसिव कंपाउंड्स में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। क्लियर। और एक पॉइंट और भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, अगर ये सारे कंपाउंड्स एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होती है। एग्जैक्ट सेम तो नहीं होगी लेकिन नियर अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो जितने भी सक्सेसिव कंपाउंड्स हम देखेंगे उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होगा और CH2 का डिफरेंस आएगा, और उन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होंगी। अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पर CH4 था, अब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्लोरीन ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक C2H6 था, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने और यहाँ पर भी एक क्लोरीन ऐड कर दिया। इस कंपाउंड में क्लोरीन ऐड होने पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी, अब अगर ये देखा जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज एटलीस्ट किस पर डिपेंड कर रही है तो वो इसमें ऐड होने वाले क्लोरीन एटम पर डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है कंपाउंड्स की तब भी वो होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स कहे जाएंगे। मीन्स यहाँ पर CH3Cl और C2H5Cl
दोनों में फंक्शनल ग्रुप Cl है, क्लोरीन है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी और दोनों के बीच CH2 का डिफरेंस है और दोनों के मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का भी डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे? होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स होंगे। जैसे कि अगर CH3OH जो कि है मेथेनॉल, दूसरा कंपाउंड C2H5OH जो कि है इथेनॉल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही एल्कोहल हैं, दोनों में फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, ठीक। तो दोनों की प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होंगी, दोनों ही सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं और इनके फार्मूले में CH2 का डिफरेंस होगा और CH2 का डिफरेंस होने के साथ साथ इसके मॉलिक्यूलर मास में भी 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों ही कंपाउंड्स होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स कहे जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें उम्मीद है कि आपको होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार हम होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स किसे कहते हैं फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, उनके मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का डिफरेंस होता है, उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होती है। तो हमें उम्मीद है कि होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स किसे कहते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म भी बोर्ड एग्जाम में अपनी एक वैल्यू रखता है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए आइसोमेरिज्म क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके फार्मूले कितने टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कंपाउंड्स के फार्मूले 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। कौन से फार्मूले होते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? जो फार्मूला एटम्स के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे कि यहाँ पर हम इथेन की बात करें, इथेन में 2 कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, हर कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और आपको पता होगा प्रत्येक कार्बन एटम की 4 वैलेंसीज होती हैं। तो जितनी वैलेंसीज बची हैं उनके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, मीन्स हर कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। तो ये नियर अबाउट इथेन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है फार्मूला, इसलिए इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्लियर? अब मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहेंगे? किसी कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूल के बनने में कौन से एलिमेंट्स और उनके कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन जिससे हमको मिलती है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने कार्बन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कार्बन एटम्स। तो C2 और हाइड्रोजन के कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6, तो H6। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला हमें यह बताता है कि एक मॉलिक्यूल के बनने में कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके एटम्स के बीच में क्या रेशियो होता है, यानी ये एक सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर C2H6 का हम सिंपल रेशियो फाइंड आउट करें तो CH3 ये हमें मिलता है। तो जो रेशियो रिप्रेजेंट करता है उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। क्लियर? चलिए अब समझते हैं आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर, मीन्स कंपाउंड्स which have same molecular formula but different chemical properties known as isomers and the phenomenon is known as isomerism। स्टूडेंट्स, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आइसोमर के बारे में पूछा जा रहा है या आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिखेंगे। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different chemical properties and this phenomenon is known as isomerism। तो ऐसा क्यों होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं?
क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर CH3 CH2OH, ये हमने एक फार्मूला लिखा है, ठीक। और आपको पता होगा ये फार्मूला किसका है, ये है इथेनॉल। यहाँ पर एक और हम कंपाउंड लिखते हैं CH3OCH3, और ये है मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो कार्बन कितने प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 C2। हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन है 6। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का है 1 एटम। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए, C2 होगा, H 6 और ऑक्सीजन 1। क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन ये इथेनॉल है और ये मिथॉक्सी मीथेन है। मीन्स ये कोई दूसरा कंपाउंड है और ये दूसरा कंपाउंड है। इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या कहे जाएंगे, इन दोनों कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आइसोमेरिज्म क्यों डेवलप होती है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इनके रीजन के बेस पर हम आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम तब कहेंगे जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये तब क्रिएट होता है जब लाइट रेज के लिए कंपाउंड्स का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। अभी जो हमने एग्जांपल दिया था वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। क्लियर। इसी तरह से हम स्टीरियो को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन स्टूडेंट्स, इनकी डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास में NCERT बुक में इनकी कोई डिटेल नहीं दी गई है और ना ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर का है, लेकिन हमने आपको बता दिया ताकि आपको हायर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर डिटेल समझना चाहें तो समझ सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या है कि जब कार्बन कंपाउंड्स की चेन में डिफरेंस आने की वजह से आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है, तो उसे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन के 5 एटम्स एक दूसरे से चेन में अरेंज हैं। क्लियर। हाइड्रोजन इनके साथ टोटल हाइड्रोजन है 12। मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C5H12। अगर इसकी चेन में डिफरेंस आ जाता है, जैसे हम एक कार्बन यहाँ से निकाल करके कहीं बीच में ऐड कर देते हैं, इस तरह से अब बाकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि कार्बन की एक
सीधी चेन है, लेकिन अब यहाँ पर कार्बन की एक ब्रांच्ड चेन बन गई। तो चेन में डिफरेंस आने की वजह से आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। आप काउंट कर सकते हैं, 5 कार्बन यहाँ पर भी हैं और हाइड्रोजन 3 2 5 6 3 9 9 3 12, हाइड्रोजन भी 12 हैं। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से इसकी चेन में डिफरेंस आ गया है। इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है? तो जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था पिछला, वो फंक्शनल ग्रुप का ही आइसोमेरिज्म है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो हम इससे कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने एक कंपाउंड लिखा इथेनोइक एसिड, और एक दूसरा कंपाउंड यहां पर हम लिखते हैं इसका नाम है मेथिल मेथेनोएट। ये है इथेनोइक एसिड और ये है मेथिल मिथेनोएट। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? यहां पर 2 कार्बन है C2, H कितने हैं? 3 और 1 4, और O कितने हैं? 2। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करिए। C2H4O2, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इथेनोइक एसिड में COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, और मिथाइल मिथेनोएट में COOCH3 ये एक ईस्टर ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, और इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों में डिफरेंट है। तो इस तरह की जब आइसोमेरिज्म होती है तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक कंपाउंड है, अब यहां पर 5 कार्बन एटम्स हैं और एक कार्बन के साथ ब्रोमीन एटम अटैच है। बाकी जो वैलेंसीज होंगी वहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा। क्लियर? स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम है 2-ब्रोमोपेंटेन। अब यहां पर एक दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है जिसमें कि 5 कार्बन एटम्स हों, लेकिन ब्रोमीन की पोजीशन अलग हो जाए, ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो जाती है। यहां पर ब्रोमीन मिड वाले कार्बन एटम के साथ अटैच था, यहां पर ब्रोमीन सेकेंड कार्बन एटम के साथ अटैच है। बाकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगी वैलेंसी। क्लियर? इस कंपाउंड का नाम था 3-ब्रोमोपेंटेन और इस कंपाउंड का नाम है 2-ब्रोमोपेंटेन। और दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br होगा। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहां पर जो ब्रोमीन एटम अटैच है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। पोजीशन चेंज होने से ये कंपाउंड कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा और ये कंपाउंड कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, मींस दोनों आइसोमर्स हो जाएंगे। तो जहां पर पोजीशन की वजह से आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। और भी इसी तरह से हैं सारे स्टूडेंट्स, लेकिन ज़्यादा डिटेल पढ़ने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको 11th क्लास में भी आइसोमेरिज्म पढ़ना है और वहाँ पर आप डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूले में डिफरेंस आने की वजह से ही प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं और आइसोमेरिज्म क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमें इंडिकेट कर सकते हैं, और हम चाहेंगे कि आप उन स्टूडेंट्स को वीडियो ज़रूर शेयर करें जो किसी रीजन से कोचिंग या ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।